डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साख सृजन की प्रक्रिया को ही आगे देखते हैं। संस्कृत में आपको मैंने सब समझाया था। आज हम लोग देख रहे हैं कई बैंक लेकिन केवल एक नई जमा, अर्थात बैंक काफ़ी हैं लेकिन जमा केवल एक नहीं आती है। हालांकि इसमें साख सृजन की जो प्रक्रिया है वो जटिल हो जाती है, क्योंकि प्रथम बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्ज दिया है संभवतः वो क्या करे, उसे दूसरे बैंक में जमा कर देता है। इससे दूसरे बैंक की जमाएं बढ़ जाती है और वह क्या करता है, दूसरा बैंक रिजर्व अनुपात के अनुसार कुछ नगद राशि अपने पास रखकर उधार दे देता है। उससे क्या होता है, तीसरे बैंक की जमाएं बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये जो क्रम है वो कई बैंकों तक चलता रहता है और अंत में क्या होता है, 20% जो CRR है, जो कैश रिजर्व रेशो है, उसके आधार पर संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में कितनी 5 गुनाएं जमाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये की नई जमा राशि प्रारंभ करते हैं, होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए शेयर पूंजी 100 है, जमाएं 1100 जाती है, 1200 नगद रिजर्व 220 और कर्ज कितना दे देता है वो 980 का दे देता है, तो 1200 जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रकार की जमाएं हो जाती हैं, तो अंत में ये स्थिति आ जाती है। अब अनेक बैंक और केवल एक नई जमा की स्थिति में साख का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से अंत में देखते हैं। देखिए, प्रथम क्रम का बैंक है, नई जमा 100 रुपये प्राप्त हुई, उसने नया कर्ज कितना दे दिया 80 रुपये, रिजर्व में वृद्धि कितनी थी 20% के आधार पर 20 रुपये। दूसरे बैंक के पास 80 रुपये आए नई जमा, उसने 20% रख लिया, 16 रुपये रख लिया और 64 रुपये उधार दे दिए। अब ये 64 रुपये तीसरे बैंक के पास आए, उसने इसका 20% 12 रुपये 80 पैसे रख लिए और 51 रुपये 20 पैसे उधार दे दिए। इसी प्रकार से चौथे बैंक के पास 51 रुपये 20 पैसे मिले, उसका 20% 10 रुपये 24 पैसे रिजर्व के रूप में रखकर 40 रुपये 96 पैसे उधार दे दिए। तो इस प्रकार से कुल सारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें टोटल जमाएं कितनी बढ़ गई हैं 500 रुपये से। उसमें से 400 रुपये हैं वो उधार देने की वजह से या नया कर्ज देने की वजह से बढ़ी है, और 100 रुपये क्या है जो रिजर्व है वो उसके द्वारा रख लिए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी बैंकिंग प्रणाली में 500 रुपये बढ़ गए हैं। तो आप लोग देखते हैं कि 100 रुपये रखने पर किस प्रकार से नई जमाएं कितनी क्रिएट हो गई हैं 500 रुपये के अनुपात में। अब हम लोग इसको इस फार्मूले के द्वारा भी रख सकते हैं कि नगद रिजर्व अनुपात 20% होने पर क्या होगा, 100 + 4/5, 4/5 जमाएं नहीं होगी इंटू 100 + 4/5 का होल स्क्वायर 2, 100 + 4/5 का होल स्क्वायर 3 = 100। तो इस प्रकार से अंत में हम लोग इसको देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के रूप में। तो 100 × 5 अर्थात 500 रुपये की नई जमाएं प्राप्त होती हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि यदि 20% है नगद रिजर्व अनुपात, तो साख कुल जमा कितनी प्राप्त हो जाएगी 500। यदि यही रिजर्व अनुपात 10% हो तो साख का निर्माण कितना होगा 10 गुना होगा, अर्थात रिजर्व अनुपात जितना कम होगा साख का सृजन उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग साख सृजन की प्रक्रिया का सामान्य रूप यहाँ बता रहे हैं। तो ये देखिए C + R = H। यहाँ C का मतलब है जनता अपने पास C मात्रा नगद रूप में रखना चाहती है। R का मतलब है R मात्रा नगद रूप में बैंक रिजर्व के रूप में रखना चाहती है। एवं एक अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि अर्थात उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा कितनी हो गई है H, हाई पावर्ड मनी C + R = H हो गई है। अब अर्थव्यवस्था में कुल नगद राशि H या तो जनता के पास C के रूप में रखी जाती है या शेष बैंकों के साथ रखी जाती है। यदि बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात X होता है तो दूसरा समीकरण क्या होगा, R = XD। D यहाँ क्या चीज़ है, डिपॉजिट्स, जमाएं। तो कुल डिपॉजिट्स का एक भाग बैंक्स अपने पास नगद रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जनता बैंक जमाओं का B अनुपात नगद रूप में रखती है।
बैंक जमाओं का डिपॉजिट्स का बी अनुपात। तो सी मतलब जनता के पास जो वो है नगद राशि, दैट इज इक्वल टू बी और डी बैंक जमाएं और बी क्या है अनुपात। तो दूसरे और तीसरे समीकरण को हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी, सी की जगह हमने बी डी रख दिया प्लस आर की जगह रख दिया एक्स डी इजकल टू एच, डी कॉमन ले लिया तो बी प्लस एक्स इजकल टू एच, तो डी इजकल टू क्या हो गया एच अपॉन बी एक्स, जो ये बताता है कि एक्स अर्थात बैंकों के पास वांछित रिजर्व अनुपात 0 होता है तो जमा की राशि डी में नगद रिजर्व अनुपात बी से विलोम रूप में वृद्धि होगी। और यदि बैंकों का नगद रिजर्व अनुपात 20% होता है अर्थात 0.2 होता है तो अर्थव्यवस्था में जमाओं में नकदी की 5 गुना वृद्धि होगी, अर्थात नगद रिजर्व अनुपात जितना ज़्यादा होगा जमाओं में उतनी ही कम वृद्धि होगी। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसके द्वारा बताई है। अब हम लोग देखें साख सृजन की सीमाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनता किस सीमा तक नगद राशि का उपयोग करती है। जितना ज़्यादा नगद राशि का उपयोग जनता करेगी साख सृजन उतना ही कम होगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसर कैसे हैं। जितने ज़्यादा निवेश के अवसर अधिक होंगे साख सृजन भी उतना ही अधिक होगा क्योंकि लोग बैंकों से अधिक उधार लेंगे। तीसरी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था में जमानत की मात्रा कैसी है। जमानत जितनी ज़्यादा होगी साख सृजन भी उतना ही अधिक होगा क्योंकि तब बैंकों के लिए उधार देना अधिक आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व जितना ज़्यादा रखेगा साख सृजन उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक की नीति क्या है। केंद्रीय बैंक साख विस्तार करना चाहता है या साख का संकुचन। तो साख का विस्तार करेगा तो साख सृजन उतना ही अधिक होगा और साख को यदि संकुचित किया जाएगा तो साख सृजन कम होगा। तो हमने ये देखा है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, साख सृजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो जितने अनुकूल होंगे साख सृजन के फैक्टर्स साख सृजन उतना ही अधिक होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने तो 2 चीज़ें देखनी हैं कि किस प्रकार से बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है और साख सृजन की प्रक्रिया को भी मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया है और इसके साथ ही हमने देखा है साख सृजन की सीमाएं क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो धन्यवाद।